जय कलिंग जी, जय माँ भवानी, जय श्री राम मित्रों। पृथ्वीराज चौहान मतलब कि इनके इतिहास में इतना विरोधाभास है जितना कि और कोई लोकप्रिय राजा में नहीं है। यहाँ तक इनके जन्म भी विरोधाभास है। आप अगर एक तथ्य रखते हैं तो दूसरा तथ्य मौजूद रहता है, अगर आप एक बात कहते हैं तो दूसरा बात मौजूद रहता है। और इनके माता में भी, जो कि कोई कहता है कि कर्पूर देवी, जो कि कोई कहता है कि छेदी देश के राजा की पुत्री थी, कोई कहता है कि अनंतपाल तोमर की पुत्री थी। और इनके युद्धों में भी जो कि कई विरोधाभास है, जो कि कहीं इनको बहुत युद्धों में इनको जीत मिला, बहुत युद्धों में इनको पराजित का सामना करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक इनके मृत्यु में भी विरोधाभास है। कोई कहता है गजनी में इनकी मृत्यु हुई, कोई कहता है अजमेर में इनकी मृत्यु हुई, कोई कहता है हिसार में इनकी मृत्यु हुई। मतलब कि अनेक अनेक प्रकार से इतिहासकार बताते हैं कि इनकी मृत्यु या फिर इनका जन्म या फिर इनके युद्ध, जो कि दो ही ऐसे चीज़ हैं जो कि सभी इतिहासकारों में मिलता है। पहला जो कि इनके पिता सोमेश्वर चौहान, जो कि सभी इतिहासकारों में मिलता है कि इनके पिता सोमेश्वर चौहान ही हैं। एक जो कि तराइन का युद्ध, जो कि मोहम्मद गोरी को जो कि इन्होंने परास्त किया था, और दूसरे युद्ध में ये खुद ही परास्त हुए थे। पहले युद्ध में इन्होंने परास्त किया था 1191 में, फिर दूसरे युद्ध में ये खुद परास्त हुए थे। तो यही दो चीज़ ऐसा है कि जो सभी इतिहासकारों में मिलता है, नहीं तो अलग अलग मतभेद है। अब हम बात करते हैं, जो कि अभी तक हमने बात किया चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरा 4 एपिसोड बन चुका है, 4 वीडियो बन चुका है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अजय राज चौहान जो कि इनके परदादा थे, जो कि इनके शासनकाल को चौहानों का निर्माण काल कहा गया। इतिहासकारों ने इनके शासनकाल को चौहानों का निर्माण काल कहा है। अरोड़ाराज चौहान जो कि अजयराज चौहान के पुत्र हुए, अरोड़ाराज चौहान, जो कि अरोड़ाराज चौहान इन्होंने जो अपनी सेना लेकर सिंध और सरस्वती के पार गए थे, ये एक लेख में मिलता है। उसके बाद जो कि अरोड़ाराज चौहान के 3 पुत्र हुए, जगदेव, विग्रहराज जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, और सोमेश्वर। जो कि अरोड़ाराज चौहान के बड़े पुत्र जगदेव ने ही हत्या कर दी थी, जैसे राणा कुंभा की हत्या उदा ने कर दी थी। लेकिन ये जो कि दोनों ही ये बड़े पुत्र थे, चाहे उदा हो, वो भी बड़ा पुत्र था राणा कुंभा का, और इधर जगदेव भी। ये आज नहीं तो कल इनको राज्य मिलने ही वाला था, ये बड़े पुत्र थे, फिर क्यों इन्होंने हत्या की, अपने पैरों पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारा, जो कि सामंतों से इन्होंने बैर लिया। ये इतिहासकार क्लियर नहीं कर पाते कि आखिर उन्होंने हत्या क्यों किया। ये कोई भी इतिहासकार स्पष्ट आज तक नहीं किया। लेकिन मेरा मानना है कि या फिर चाहे राणा कुंभा हो या फिर अरोड़ाराज चौहान, ये दोनों अपने बड़े पुत्र को राजा नहीं बनाना चाहते होंगे, ये दोनों बड़े पुत्र को राजगद्दी पर नहीं बैठाना चाहते होंगे, इसीलिए दोनों ने अपने पिता की हत्या कर दी। जो कि जगदेव का जो कि शासन 3 वर्ष तक रहा। उसके बाद विग्रहराज चौहान बीसल देव ने परास्त कर अपना शासन स्थापित किया। विग्रहराज चौहान, जिन्हें चौहानों का स्वर्णिम काल कहा गया है, इन्होंने भारतवर्ष से पूरे तुर्कों को साफ कर दिया था। जो कि इन्होंने एक प्रमाणित किया था आर्यवर्त, जो कि इस भूमि से सभी तुर्कों को साफ करके आर्यवर्त इन्होंने ही प्रमाणित किया था इस भारतवर्ष को। ये जो कि एक पराक्रमी राजा थे। उसके बाद इनका जो कि शासनकाल 1158 से 1163 तक था। फिर इनके एक पुत्र हुए अपर गांगे, जो कि अपर गांगे का कोई मतलब होता नहीं, तो इसलिए अमर ही गांगे होगा। अमर गांगे, इन्हें अपर गांगे भी कहा जाता है। ये गद्दी पर बैठे। फिर जगदेव का एक पुत्र हुआ पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज द्वितीय था, जो कि चौहानों में 3 पृथ्वीराज थे, तो पृथ्वीराज द्वितीय था, जो कि इसने अमर गांगे को परास्त कर अपना शासन स्थापित किया। इसे एक दयालु राजा कहा जाता है। ये बड़ा दान पुण्य करता था, ये दान बहुत करता था।
और एक पराक्रमी राजा भी था ये, जो कि तुर्क से एक आक्रमणकारी आया था, उसे इन्होंने परास्त किया था। तो ये जो कि आसपास के और भी जो राजा थे उन्हें भी इसने परास्त किया था, तो इसलिए बड़ा पराक्रमी राजा था ये। उभरता हुआ एक राजा था, एक पराक्रमी योद्धा उभरता हुआ था, लेकिन इसका आकस्मिक मृत्यु हो गया। जो कि अब यहाँ से देखिए पलटता है सब कुछ। अब यहाँ से जो कि अभी तक सोमेश्वर चौहान का कोई नाम ही नहीं था, जो कि पृथ्वीराज चौहान का कोई नाम ही नहीं था। सोमेश्वर चौहान जो कि उनके पिता हैं, इनका कोई नाम ही नहीं था। जो कि अरोड़ा चौहान के 2 रानियाँ थी, एक मारवाड़ देश की राजकुमारी थी, एक चालुक्यों की राजकुमारी थी। चालुक्यों की राजकुमारी जिससे जो कि कांचन देवी थी, जिनसे सोमेश्वर चौहान उत्पन्न हुए। जो कि सोमेश्वर चौहान जिनका बाल्यकाल वहीं चालुक्यों की राजधानी में गुजरा, वहीं गुजरात में बीता, वहीं से वो शिक्षा दीक्षा लिए वहीं पाटन में। जो कि चालुक्यों के बहुत से सैन्य अभियान भी किए थे। उसमें से एक था प्रमुख जो कि विख्यात है कोंकण देश के राजा मल्लिकार्जुन, जिसको इन्होंने अपने भाले पर टांग दिया था। इसलिए इनको एक उपाधि प्राप्त हुई जो कि प्रताप लंकेश्वर का, जो कि इनके नाना जी ने इन्हें उपाधि प्राप्त दिया था। इनका नाम भी सोमेश्वर चौहान था, इनको उपाधि प्राप्त हुई प्रताप लंकेश्वर की। सोमेश्वर चौहान जो कि सोमनाथ से इनका नाम है। सोमनाथ जो कि सोम मतलब चंद्रमा के, जो चंद्रमा के नाथ हैं, जो चंद्रमा के स्वामी हैं, वो महादेव तो सोमेश्वर, तो वही सोमनाथ से इनका सोमेश्वर हुआ, तो इनका नाम सोमेश्वर चौहान था। जो कि बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि इनका भाग्य था, जो कि जो ये अजमेर की गद्दी पर बैठे, नहीं तो शायद ये चालुक्यों के सामंत ही रहते और पृथ्वीराज चौहान भी शायद चालुक्यों के सामंत रहते। तो यही जो कि चालुक्यों की राजधानी में जो कि गुजरात में इनका विवाह भी हुआ कर्पूर देवी से। फिर यहीं पृथ्वीराज चौहान का जन्म भी हुआ, यहीं गुजरात में ही। और 2 साल बाद उन सोमेश्वर चौहान के एक और पुत्र हुए, हरिराज चौहान। इनके 2 पुत्र हुए। और इधर अजमेर की गद्दी खाली थी, इधर अजमेर को उत्तराधिकारी चाहिए था, जो कि न पृथ्वीराज चौहान के ही कोई पुत्र थे, न अमरगांगे के ही कोई पुत्र थे। अमरगांगे का एक छोटा भाई था मल्लिकार्जुन जो कि विग्रहराज चौहान का छोटा पुत्र था, लेकिन इसे कोई सामंत गद्दी पर बैठाना चाहते नहीं थे। कोई सामंत नहीं चाहते थे कि ये चौहानों का राजा बने। तो और उधर कुमारपाल भी चाहता था कि हमारा भांजा अजमेर की गद्दी पर बैठे, जो कि सोमेश्वर चौहान कुमारपाल के भांजे थे। सिद्धराज चौहान की पुत्री के लड़के थे, जो कि कांचन देवी। जो कि सिद्धराज चौहान अरोड़ा चौहान से जब परास्त हो गया तो उसने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अरोड़ा चौहान से किया, जो कि वही कांचन देवी से ये सोमेश्वर चौहान हुए। तो वो कुमारपाल भी चाहता था कि मेरा भांजा अजमेर की गद्दी पर बैठे, तो उसने भी राजनीति किया, उसने भी बहुत जोर लगा दिया कि अजमेर की गद्दी पे सोमेश्वर चौहान को बैठाने के लिए, क्योंकि जो वर्षों से दोनों पीढ़ियों की दुश्मनी चली आती थी वो मिट जाएगा। उधर गुजरात भी मजबूत होगा, इधर अजमेर भी मजबूत होगा। तो इसलिए उसने पूरा जोर लगा दिया सोमेश्वर चौहान को अजमेर की गद्दी पर बैठाने के लिए, पूरा दमखम अपना लगा दिया उसने। तो इधर सोमेश्वर चौहान अजमेर आए अपनी पत्नी कर्पूर देवी और 2 बच्चों के साथ। इधर आए तो इनका अच्छे मुहूर्त में बड़े विधि विधान से इनका राज्याभिषेक हुआ, ये शासन पे बैठे। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उसमें से उन्होंने 5 मंदिर को बनवाया था, जो कि एक प्रसिद्ध बैद्यनाथ का मंदिर है उसमें से। उन्होंने अपने पिता के एक बहुत भव्य बहुत विशाल जो कि प्रतिमा बनवाया, जो कि अपने पिता से वो प्रेम करते थे, अरोड़ा चौहान से वो बड़ा स्नेह करते थे। तो इसीलिए उस मंदिर के सामने उन्होंने अपने पिता का बहुत भव्य प्रतिमा बनवाया, बहुत विशाल। और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पिता के साथ अपना भी प्रतिमा बनवाया वहाँ। जैसे आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो उसमें एक बहुत विशाल प्रतिमा बनता है। हाँ, जो कि बाहुबली फिल्म का हम बात किए तो बता दें माहेशमती जो कि कोई ये बॉलीवुड नहीं बल्कि ये साम्राज्य है। यहाँ के जो शासक थे उन्होंने
कभी रावण को कभी बंदी बनाकर उसके 10 मुख में देसी घी के दिए जलाए थे। यहाँ के चंद्रवंशी क्षत्रिय इतने प्रतापी थे, जो कि इनका इतिहास 12वीं सदी तक आता है, जो कि पतंजलि में एक लेख है कि अगर आप, जो कि उज्जैन के पास ही पड़ता है, जो कि अब ये महेश्वर के नाम से है, जो कि सहस्त्रबाहु यहाँ के राजा थे और यहाँ की राजमाता माता कल्याण देवी, जो कि अभी महेश्वर के नाम से जाना जाता है, माहिष्मती। तो आप बता दें आपको, जो कि एक पतंजलि में लेख मिला है कि अगर आप उज्जैन से सूर्य उदय से पैदल चलेंगे तो सूर्यास्त तक आप महिष्मती साम्राज्य तक, महिष्मती राज्य तक आप पहुंच जाएंगे। ये पतंजलि में एक लेख है। तो हम करते हैं सोमेश्वर चौहान की। सोमेश्वर चौहान जो कि बहुत ही अच्छे कार्य किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। तो अब हम उनके, जो कि अगले वीडियो में हम उनकी, जो कि युद्ध और लड़ाई के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में हम। तब तक के लिए जय कलिंग जी, जय माँ भवानी, जय श्री राम। मित्रों, अगर आप महिष्मती साम्राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो हमारा 4 एपिसोड बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये 5वां सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एपिसोड है, आज ज़रूर देखिए। और कमेंट आप हर हर महादेव जरूर करिए कमेंट में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।